Hey guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha यादव। आज हम बात करने वाले हैं कोरल रीफ्स की, जो एक बेसिक सा जनरल सा टॉपिक है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप पीएससी से अगर आप रिलेटेड है, पीएससी मेडिकल कर रहे हैं तब भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो कोरल रीफ, पहले हम इस टर्म को समझते हैं। कॉरल वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और रीफ से हमें क्या पता चल रहा है, पहले हमें उसे समझना है। रीफ का इन जनरल अगर कहें तो रीफ वर्ड हमारा रिलेट करता है रॉक से, है ना। जब हमारे पास कोई रॉक बना है, रॉक जैसी स्ट्रक्चर बनी है, तो हम उसे रीफ्स कह देते हैं। कॉरल्स बेसिकली होता क्या है? कॉरल बेसिकली हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं, और सेलेंट्रेटा में हमें पता है दीज आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। एंड पॉलीमॉर्फिक है तो सेलेंट्रेटा का जो पॉलिप ग्रुप है ये आपका कॉरल की फॉर्मेशन करता है। सो बेसिकली कॉरल है क्या? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कॉरल रीफ की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड ये कौन सा फॉर्म होता है? पॉलिप फॉर्म है। सो अगर मैं कॉरल को डिफाइन करना चाहूं तो हम कह सकते हैं दीज आर स्केलेटन सिक्रेटिंग, स्केलेटन को सिक्रीट करने वाले colonial and polyploid coelenterate which secrete calcium carbonate। यानी कि कॉरल है क्या? स्केलेटन को सिक्रीट करने वाले, कॉलोनी में रहने वाले और पॉलीप्लॉइड नेचर वाले सेलेंट्रेट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं, उनको हम लोग कॉरल्स कहते हैं। और इन्हीं कॉरल्स के इस कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन से जो हमारे रीफ्स बनते हैं उनको हम कॉरल रीफ्स कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कॉरल रीफ्स कैसे है, ये हमारे स्केलेटल सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म से जो रीफ बने उनको हम कॉरल रीफ कह रहे हैं। अब देखिए कॉरल रीफ का फॉर्मेशन हुआ कैसे। जो इंडिविजुअल स्केलेटन होता है हमारे कॉरल्स का, उसको हम बोलते हैं कोरालॉइड्स। ठीक है, कोरालॉइड्स बोल देते हैं। अब ये जो कोरालॉइड्स है, जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कॉलोनी में प्रेजेंट है तो उनके साथ फ्यूज होके बनाता है सिनोसीटम, राइट। ये जो सिनोसीटम है अगर ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो हम उसे कह देते हैं कोरालम, और यही कोरालम जब किसी रॉक के साथ फ्यूज होता है तो ये बनाते हैं आपके कॉरल रीफ, राइट। तो इस चीज से आपको समझ में आया कि कॉरल रीफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इंडिविजुअल स्केलेटन ऑफ दी सेलेंट्रेट ग्रुप, इसके जो ऑर्गेनिज्म है उनका स्केलेटन जब फ्यूज होके, रॉक के साथ फ्यूज होके आपका एक ह्यूज स्ट्रक्चर बनाता है तो हम उसे कहते हैं कॉरल रीफ। ठीक है, तो हमारे जो कॉरल रीफ होते हैं ना, ये हाईली बायोलॉजिकली डाइवर्स एरिया होता है जो ओशियन सरफेस पर प्रेजेंट होता है। अगर ओवरऑल बात करें तो 0.1% ऑफ ओशियन सरफेस जो कवर कर रखा है वो हमारा इन्हीं कॉरल रीफ ने कवर कर रखा है। इस इमेज में भी अगर आप देखो तो किस तरीके से डाइवर्स हमारे पास पॉलीफॉर्म प्रेजेंट होती है जो कॉरल रीफ का फॉर्मेशन करती हैं। इवन अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन का 91.9% एरिया है ना, वो हमारा कवर किसने कर रखा है? कॉरल रीफ ने। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉरल रीफ को हम लोग रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोलते हैं। ये ऐसा इकोसिस्टम है जो हमारे ओशियन के अंदर काम करता है, जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए शेल्टर की तरह काम करता है। सो हम कोरल रीफ को डिफाइन कर सकते हैं कि कोरल रीफ्स आर मेड अप ऑफ पॉलिप। पॉलिप की अभी हमने बात करी कि हमारे पास जो सेलेंट्रेट फाइलम होता है ना, ये सेलेंट्रेट फाइलम बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्स होता है। इसके अंदर आपको बहुत सारी पॉलिप फॉर्म देखने को मिलती है, मड्यूसा फॉर्म होती है। तो जो पॉलीफॉर्म होता है ड्यू टू इट्स सेडेंटरी नेचर, ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, कॉलोनी में ये प्रेजेंट होता है, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, और इन्हीं के पास ये एबिलिटी होती है कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्केलेटन सिक्रीट करते हैं जिससे हमारा कॉरल रीफ बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कॉरल बेसिकली पॉलिप्स के बने होते हैं। इन कॉरल्स का एक एसोसिएशन होता है एक स्पेसिफिक टाइप की एल्गी के साथ जिसे हम ज़ूओज़ेंथाइल कह देते हैं, और इसी ज़ूओज़ेंथाइल के सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से एक स्पेसिफिक टाइप का कलरेशन है जो हमारे कॉरल्स को मिलता है।
आप देख रहे हो इस इमेज के अंदर कि हमारे जो हमारे कॉरल्स हैं उनका कलर कितना वेरी कर रहा है, और ये जो वेरिएशन है कलर के अंदर ये इन्हीं एल्गी की वजह से आपको देखने को मिलता है। बेसिकली होता क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियरी है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म पहले वाले को हमारा कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो एल्गी और जो हमारे कॉरल्स हैं इनके एसोसिएशन में होता क्या है, एल्गी इज ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, ये अपना फूड सिंथेसाइज कर सकता है, और जो भी ये न्यूट्रिशन बनाएगा, जो भी फूड बनाएगा, ये कॉरल को सप्लाई करेगा। इन रिटर्न हमारा जो कॉरल है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, उसको एक हैबिटेट प्रोवाइड करेगा, और यही है हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कॉरल की सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक रीजन है कि इस एसोसिएशन की वजह से कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइप का कलरेशन भी हमारे कॉरल को मिलता है, जो कॉरल को बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव, बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है। इसी अट्रैक्शन की वजह से वो टूरिज्म की तरह भी काम करते हैं, और सम टाइम हम इन कॉरल्स को अपने डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉरल के डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि 0.1% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओशन इज कवर्ड बाय द कोरल रीफ। अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो 91.9% एरिया हमारा कवर्ड है। उसी तरीके से हमारा अटलांटिक, अरेबियन सी, ये भी हमारा कैरेबियन सी, ये भी सारे हमारे किससे कवर्ड है, हमारे कोरल रीफ से कवर्ड है। अगर कोरल रीफ का हम ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अर्थ के अंदर जो आप जोन देखोगे 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री साउथ के बीच का जो जोन है ना, उस जोन के अंदर आपको कोरल रीफ का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके कुछ रीजन है कि ऐसा क्यों होता है कि उसी रेंज के अंदर हमारे कोरल रीफ की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उस रीजन के अंदर हमारा टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ना वो ज्यादा नहीं है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कोरल की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए वो हमें वहां पर अवेलेबल हो जाता है। यही एक रीजन है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा किस जोन में देखने को मिलता है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक। अगर हम बहुत सारे आइलैंड का एग्जाम्पल लें तो आइलैंड जैसे कि हमारा बर्मुडा आइलैंड, जैसे कि हमारा बहामास आइलैंड, इंडिया की अगर बात करें तो अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, इवन जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, ये सारे आइलैंड हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे हमारे कोरल रीफ के एग्जाम्पल हैं, जो हमारे कोरल रीफ की फॉर्मेशन से ही बने हैं, और ये हाईली बायोलॉजिकली डाइवर्स भी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की कि हमारा कोरल रीफ कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बात करते हैं इनकी टाइप की। तो हमारे पास ना दो तरीके के कोरल रीफ होते हैं, एक होते हैं हार्ड कोरल, एक होते हैं सॉफ्ट कोरल। नाम से पता चल रहा है हार्ड कोरल, जो हार्ड है, और हार्ड है तो किसका बना होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का बना होगा, राइट। सो जो कोरल हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, और कैल्शियम कार्बोनेट का बना है इसीलिए वो टफ है, हार्ड है, और हम उसको हम लोग बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं, जिनको बिल्डिंग कॉरल्स कह रहे हैं, वो हमारे कैसे कॉरल हो गए, हार्ड कोरल हो गए। वही सॉफ्ट कोरल कैसे होते हैं, सॉफ्ट कोरल के अंदर रिजिड कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन नहीं होता, इंस्टेड ऑफ इट इसमें होता क्या है, इसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा कोई ट्री बुशेस आपको देखने को मिल गया, फैन वहां पे देखने को मिल गया, ग्रासेस जैसा अपीयरेंस मिलेगा, तो इसीलिए हमने उनको सॉफ्ट कोरल कह दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास जो कॉरल्स है वो कितने टाइप के हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी होता है दैट इज फ्रिंजेस रीफ। फ्रिंजेस रीफ बेसिकली वो रीफ होते हैं जिनका फॉर्मेशन सी शोर एरिया पर होता है, सी स्लॉप पर होता है। आप इस इमेज में देखिए, आपको एक आइलैंड नजर आ रहा है, उसी आइलैंड के सी स्लॉप पर ही हमारे कोरल रीफ की फॉर्मेशन हो रखी है। इसीलिए फ्रिंजेस रीफ को हम लोग शोर रीफ भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके आइलैंड के सी स्लॉप पर ही ग्रो हो जाते हैं। तो फ्रिंजेस रीफ में हम एक चीज और देखते हैं कि हमारे पास जो भी आइलैंड होता है और जो कोरल रीफ है उनके बीच में कोई भी खाली स्पेस नहीं है, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो फ्रिंजेस रीफ में एक
आपकी आइलैंड के अराउंड एक शोर बन जाती है, शोर लाइन बन जाती है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आइलैंड के बिल्कुल जो सी स्लोप एरिया होगा वहीं पर हमारा कोरल रीफ ग्रो करेगा, और यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की वाटर चैनल इन बिटवीन द आइलैंड एंड जो कोरल रीफ है उसके बीच में कोई भी चैनल देखने को नहीं मिलेगी। सो देर इज नो नेविगेबल चैनल, यहाँ पर कोई भी नेविगेबल चैनल नहीं होती और कोई भी वाटर यहाँ पर बीच में प्रेजेंट नहीं होता। जो फ्रिंजेस रीफ है वो सी स्लॉप पर ही ग्रो करता है। इस चीज को समझने से पहले एक चीज आप दिमाग में रखिए कि जो रीफ होते हैं, रीफ को ग्रो करने के लिए हमेशा एक हार्ड सबस्ट्रेटम चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। इसीलिए हम लोग इसको आइलैंड की टर्म में समझ रहे हैं कि फॉर्मेशन के टर्म में हमारा सबसे पहला कैटेगरी फ्रिंजेस रीफ है, जो बिल्कुल आपकी आइलैंड की सी स्लॉप एरिया के ऊपर ही ग्रो करता है। सेकेंड हमारे पास कैटेगरी होता है बैरियर रीफ। नाम से पता चल रहा है कोई ना कोई बैरियर बन रहा है। बैरियर रीफ में जो आइलैंड है उसके बीच में, मतलब उसके अराउंड एक बैरियर की तरह ये ग्रो करता है, और ये बैरियर है, कोई बाउंड्री है, तो बाउंड्री के बीच में यहाँ पर कोई वाटर चैनल प्रेजेंट होती है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो बैरियर रीफ है उसमें लेगून्स बन जाते हैं, कुछ वाटर चैनल्स बन जाते हैं, यानी कि हमारे आइलैंड के बीच में और हमारा जो रीफ है उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑक्युपाइड बाय द वाटर चैनल, और ये वाटर चैनल बेसिकली लगून की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं अटोल। अटोल में होता क्या है कि हमारे पास कोई भी लैंड मास नहीं होता। इनका शेप अगर कहें तो इनका शेप होता है ओवल शेप, सर्कुलर शेप, राउंडेड शेप और हमारा हॉर्स शू शेप। अटोल के अंदर स्मॉल पैचेस बन जाते हैं कोरल रीफ के, और कोई भी लैंड मास हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर लैगून देखने को मिलता है। बहुत सारी नेविगेबल चैनल्स होती हैं, कुछ हमारी नैरो चैनल्स होती हैं, कुछ वाइडन होती हैं, कुछ चैनल्स ऐसी होती है जिनसे हमारा पास हो सकता है, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जिनसे पास होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सो अटोल बेसिकली सर्कुलर, ओवल और एक सेंटर में लेगून प्रेजेंट होगा। हॉर्स शू शेप ये हो सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली आपको कोई भी लैंड मास देखने को नहीं मिलता, स्मॉल पैचेस हैं जो हमारे कोरल रीफ के यहाँ पर बन जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी कंडीशन जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। तो देखिए, हमारे जो कॉरल्स होते हैं ना, दीज आर वेरी पिक्यूलर। इनको ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। अगर वो कंडीशन इन्हें नहीं मिलती तो इनका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है। जैसे सबसे पहली स्ट्रक्चर कि इनको अपनी ग्रोथ के लिए थोड़ा सा स्लाइटली वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। स्लाइटली वार्म टेम्परेचर यानी कि 21 से 29 डिग्री सेल्सियस तक के ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही ये ग्रोथ कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरल रीफ की जो ग्रोथ है परफेक्ट होती है और इनकी ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, दूसरी अगर हम कंडीशन बात करें, दे नीड क्लियर एंड शेलो वाटर। क्लियर वाटर इन्हें चाहिए होता है ताकि सनलाइट का पेनेट्रेशन अच्छे से हो सके। शेलो वाटर का भी पर्पस यही होता है क्योंकि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्रुप एल्गा से, यानी कि जूजेंथाइल से। अब ऑब्वियस सी बात है, एल्गा को अपना फूड बनाना है, और एल्गा को अगर वो फोटोट्रॉपिक है उसे लाइट एनर्जी चाहिए। लाइट अगर उसे चाहिए, सनलाइट अगर उसे चाहिए अपना फूड बनाने के लिए, तो अगर वाटर हमारा क्लियर नहीं होगा, शेलो नहीं होगा, तो एल्गी के पास लाइट का पेनेट्रेशन नहीं होगा, और लाइट पेनेट्रेशन नहीं होगा तो उन्हें सनलाइट नहीं मिलेगी, और सनलाइट नहीं मिलेगी तो अपना फूड नहीं बना सकता। इसीलिए जरूरी है हमारा क्लियर और शेलो वाटर। यानी कि अगर 56-60 मीटर की डेप्थ की अगर हम बात करें तो इस डेप्थ तक हमारे कोरल रीफ ग्रो नहीं कर सकती। एक लिमिट के बाद कोरल रीफ का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। 50 से 60 मीटर की डेप्थ के बाद कोरल रीफ का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका जो सनलाइट है उसका पेनेट्रेशन पावर कम हो जाता है। थर्ड हमारा जो कंडीशन है कि इनको सॉल्टी वाटर चाहिए होता है, यानी कि अगर आप इन्हें रेन वाटर वाले एरिया में, रेनफॉल वाले एरिया में, या फिर आप इन्हें फ्रेश वाटर वाले एरिया में ग्रो करना चाहें तो आप देखते हो कि ये ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें अपनी ग्रोथ के लिए सलाइन वाटर की जरूरत पड़ती है। अदर फैक्टर हमारे पास क्या है कि इन्हें हार्ड बॉटम सबस्ट्रेटम चाहिए होता है। जैसे अभी हमने कहा था कि हमारे कोरल रीफ बने किससे हैं, पॉलीफॉर्म से। पॉलीफॉर्म कैसा है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहने वाला, कॉलोनी बनाने वाला सेडेंटरी हमारा ऑर्गेनिज्म है, और इनको एक हार्ड सबस्ट्रेटम चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। अब अगर ऑर्गेनिज्म ही ग्रो नहीं कर पा रहा है तो हमारा कोरल रीफ कैसे बनेगा, है ना। तो इसीलिए इनके लिए हार्ड बॉटम सबस्ट्रेट नेसेसिटी होता है। साथ ही साथ इन्हें चाहिए कि इनके पास इनफ अमाउंट में फूड रहे, इन्हें प्लैंक्टन्स जो है वो मिलते रहे ताकि इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके।
तो ये हमारी कुछ प्री रिक्विसाइट कंडीशन होती है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो इन्हें पॉल्यूटेड वाटर नहीं चाहिए होता। अगर वाटर हमारा पॉल्यूटेड होगा, अगर वाटर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल है, तब भी इनका ग्रोथ अफेक्ट होगा, क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ये ग्रो नहीं कर पाते। पॉल्यूटेड वाटर है, सस्पेंडेड पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट है, तब भी ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक और कंडीशन है कि इन्हें चाहिए कि इनका जो वाटर है वो वाटर हमेशा कैसे रहे, मोशन में रहे। अगर जिस वाटर के अंदर ये ग्रो कर रहे हैं उस एरिया का वाटर मूवमेंट नहीं कर रहा, स्टेगनेंट है, उसके अंदर कोई भी एक्शन आपको नहीं देखने को मिल रहा, तो भी इनकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, इनका ग्रोथ लोअर डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ होने की वजह से इनका जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी एक्सक्रीटिव मटेरियल निकलेगा वो अपने सराउंडिंग में ही रिलीज करते हैं। अब जो वेस्ट मटेरियल उन्होंने सराउंडिंग में रिलीज किया, अगर वाटर वेव एक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सक्रीटिव मटेरियल वो इनकी स्पेस से दूर नहीं जा पाएगा, और ये अगर दूर नहीं जा पाएगा तो ये इनके लिए टॉक्सिक की तरह काम करेगा। तो इन्हें चाहिए होता है कि जिस वाटर के अंदर ये ग्रो कर रहे हैं वो सलाइन नेचर का हो और वो स्लाइटली मोशन में रहे। अगर स्लाइटली मोशन में है तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्सक्रीटिव मैटर है वो हमारा ओशन के अंदर ट्रेवल कर जाएगा और इन्हें अफेक्ट नहीं करेगा, इनके लिए टॉक्सिक की तरह काम नहीं करेगा। बात करते हैं कि कोरल रीफ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज तो हमने यही कहा था कि कोरल रीफ को हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं, और जैसे आपने देखा होगा कि जो टेरेस्ट्रियल लाइफ में रेन फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर हाईली बायोलॉजिकली डाइवर्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहां पे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज तो ऐसी है जिनके बारे में अभी तक हमें कोई भी नॉलेज भी नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं है। ऐसे हमारे कोरल रीफ है, हालांकि ये आपके डिपोजिशन होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, लेकिन होता क्या है कि ये जो हमारे कोरल रीफ्स है ये बहुत सारी स्पीसीज के लिए एक हैबिटेट की तरह काम करता है, शेल्टर की तरह काम करता है। बहुत सारी हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म है, इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो इनको एज ए शेल्टर की तरह यूज करते हैं, हैबिटेट की तरह यूज करते हैं। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इनका ये है कि हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोरल रीफ का ग्रोथ हो, कोरल रीफ हमारे अफेक्टेड हो गई, तो डेफिनेटली वो सारी स्पीसीज जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोरल रीफ पर डिपेंडेंट है वो भी अपना अफेक्ट होगा। ठीक है। दूसरा, हमारे जो कोरल रीफ है दे डेसिपेट मच ऑफ द फोर्स ऑफ इनकमिंग वेव्स, क्योंकि ये सी शोर पर, सी स्लॉप पर ग्रो कर रहे हैं। तो जो कोरल रीफ होता है ये एक बैरियर प्रोवाइड करता है, जो हमारे हैवी एक्शन के साथ स्टॉर्म आते हैं उनके लिए एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। और जो हमारी लाइफ है जो सी स्लॉप एरिया पर ही आपका वहां पर ग्रो कर रही है उनको भी प्रोटेक्ट करता है, इवन ह्यूमन बीइंग को भी प्रोटेक्ट करता है जो अपकमिंग हमारे स्टॉर्म वगैरह होते हैं उनसे, क्योंकि एक नेचुरल बैरियर की तरह ये काम करता है। थर्ड, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि दे कंट्रीब्यूट टू लोकल इकोनॉमिक्स थ्रू टूरिज्म। ऑफ कोर्स इनका जो आपने कलरेशन देखा है, कितना प्यारा कलरेशन होता है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी इनको यूज किया जाता है, और टूरिज्म से ये इकोनॉमिक हेल्प भी हमारी करते हैं। कोरल इकोसिस्टम बेनिफिशियल केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग मेडिसिन प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं, यानी कि बहुत सारे मेडिसिनल यूज भी हैं इनके। ऑल्दो अगर हम और भी बात करें तो ये लाइमस्टोन का बहुत अच्छा रिसोर्सेज होता है जिसको सीमेंट फैक्ट्री में एज अ रो मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि कोरल रीफ को क्या थ्रेट्स हैं। तो आप ये चीज रिलेट कीजिए, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो हमारी मेजर कंडीशन है जो एनवायरनमेंट के अंदर अभी चल रही है। पहला ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन। दोनों ही हमारे कोरल रीफ की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का तो डायरेक्ट रिलेशन है आपकी कोरल रीफ की ग्रोथ से। जैसे हमने कहा था कि कोरल रीफ ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही ग्रो करता है 21 से 29 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एवरी ईयर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। उस इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से कोरल रीफ का जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो रहा है, यानी कि कोरल रीफ का डाइवर्सिटी कम होता चला जाएगा। राइट। अगर हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन की वजह से भी सस्पेंडेड पार्टिकल बढ़ रहे हैं, और पॉल्यूशन की वजह से टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है, इवन पैथोजन भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे कोरल रीफ की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। और डेफिनेटली अगर कोरल रीफ को अफेक्ट कर रहा है, कोरल रीफ का ग्रोथ कम हो रहा है, तो उन सभी स्पीसीज का, उन सभी फिशेस का, उन सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ भी अफेक्ट हो रहा है। उन सभी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी स्लो डाउन पड़ जाएगा अगर कोरल रीफ प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं करते हैं तो। उसके साथ साथ और भी हमारे पास थ्रेट्स हैं कि जैसे कि कोरल डिजीज है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन जो रिक्रिएशन है इनका वो भी पॉसिबल नहीं है। सो ये हमारे थ्रेट्स हैं जो कोरल रीफ को अफेक्ट कर रहे हैं और हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए।